हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे दैट नेम इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आईटीआई लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड फाइनली जब हम लोग इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहाँ भी पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का, एक यूनिट है ट्रांसफार्मर की विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूबीपीसीएल वगैरह में जो वैकेंसीज निकलती हैं जेई की और एई की वैकेंसीज निकलती हैं उसमें 8 या 10 क्वेश्चंस आपके ट्रांसफार्मर से पूछे जाते हैं। इवन जो बोर्ड एग्जाम की हम लोग बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में भी जो ट्रांसफार्मर एक टॉपिक है उससे आप देखेंगे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का आता ही आता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। बहुत इजी टॉपिक है ट्रांसफार्मर, डेली हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को देता है, बट उसके अंदर उसके फीचर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो काम करता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, राइट। तो इसमें अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या हो गया कि अ डिवाइस विच इज यूज टू ट्रांसफॉर्म, एक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है ऐसी डिवाइस, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। उस एनर्जी को जो ट्रांसफॉर्म करती है, ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या हो गया कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो ट्रांसफार्मर में ऐसा क्या होता है, तो कहता है कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर लेवल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वोल्टेज को अप करता होगा, कहीं ना कहीं करंट को अप करता होगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है, सारे पार्ट जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, स्टैटिक होते हैं, कोई पार्ट भी इसमें घूमने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इज स्टैटिक डिवाइस विच इज यूज टू ट्रांसफॉर्म, जिसको हम यूज करते हैं किस लिए करते हैं, टू स्टेप अप लेवल ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज लेवल को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज लेवल को कम करने के लिए हम इसको बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अबाउट ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की अगर हम बेसिक डेफिनेशंस की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है विदाउट चेंज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट होती है, एक हमारे पास एसी होता है, एक डीसी की बात करते हैं। सभी को पता है कि एसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट विल बी 50 हर्ट्ज होता है, और अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी में क्या होता है, 0 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई अगर एसी में होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होती, और उसका जो आउटपुट मिलेगा दैट विल ऑल्सो ऑफ 50 हर्ट्ज, है ना, वो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है डू नॉट वर्क्स ऑन डीसी, डीसी पे ये वर्क नहीं करता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो अगर हम इसको देते हैं तो वो उस पर काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशंस नहीं होता, वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं करती, इसलिए वो इस पे काम नहीं करता है, और ट्रांसफार्मर हमेशा इस पे काम करता है। तो जब हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो ये चीज निकल के आती है। फिर अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर का। अगर हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि उसमें क्या क्या पार्ट होता है, तो बेसिकली जो हमारा ट्रांसफार्मर उसमें मेनली दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो कहता है कि एक ट्रांसफार्मर में जो मिडल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर। तो जो कोर होता है उसको बोलते हैं कि ये लैमिनेटेड होता है और सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इस तरीके से हमारी छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं उस पे ये कोर बना होता है। तो इसके जो कोर होगा, कोर के चारों ओर इस तरीके से हमारी प्लेट्स होती हैं, वन बाय वन हम उसको रखते हैं, जिसको आइसोलेट करके रखते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि ये वाइंडिंग लगी होती है, ये हमारे पास कॉपर की वाइंडिंग होती है, और ये दो वाइंडिंग लगी होती है, बंचेज ऑफ वाइंडिंग्स हम लगाते हैं, दो टर्मिनल को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे दो टर्मिनल बाहर निकल आते हैं। ये जो बेसिकली टर्म्स हमने बाहर टर्मिनल को हम बाहर निकालते हैं, तो एक में हम क्या करते हैं, सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, एक से इनपुट कनेक्ट हो जाता है और सेकंड से क्या होता है, उसका आउटपुट कनेक्ट हो जाता है। जो आउटपुट कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं भाई हमने लोड कनेक्ट कर दिया। तो वन साइड क्या होगा, उससे आउटपुट निकलेगा, एंड सेकंड साइड से क्या होगा, उसका जो इनपुट होगा, जो हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई की बात करते हैं। तो ये जो वाइंडिंग हो गई जिसपे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कनेक्ट किया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। दिस इज नोन एज प्राइमरी वाइंडिंग। और जिससे हम लोड कनेक्ट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। दिस इज नोन एज सेकेंडरी वाइंडिंग। जो हमने सप्लाई कनेक्ट किया है इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट सप्लाई। ये इनपुट सप्लाई हो गया। और इधर जो हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं लोड। ये आपने लोड लगा दिया। अगर हम इलेक्ट्रिकल के टर्म्स की बात करते हैं तो हमने वोल्टेज जो दिया है वो V1 हो गया है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ से जाएगी वो I1 हो जाती है। यहाँ जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो N1 हो जाते हैं। यहाँ जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है उसको हमने फाई से डिनोट करते हैं।
इधर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको हमने N2 दे देते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रिकल करंट जाएगी दैट विल बी I2 एंड यहाँ का जो वोल्टेज होता है दैट विल बी V2। तो इस तरीके से जो हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्शन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। फर्स्ट वन इज कोर और सेकंड की हम बात करते हैं, सेकंड वन इज वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। दिस इज द बेसिकली कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की, ट्रांसफार्मर हमारा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेसिकली हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रो मींस क्या हो गया कि आपको प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी है। मैग्नेटिक मींस क्या होगा कि ये जो दोनों वाइंडिंग होती है दैट विल बी लिंक्ड विद मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन बेसिकली जो हमारा होता है वो दो टाइप होता है। अगर हम इंडक्शन की डिटेल में बात करते हैं तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, और जो सेकेंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि जैसे आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया, उसी में अगर हमारा ईएमएफ जनरेट होता है, उसी में हमारा एमएमएफ जनरेट होता है, N1 I1 जिसको आप बोलते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये सेल्फ इंडक्शन हो गया। अगर म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं तो हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में दिया है, बट अगर उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है, N2 I2 अगर जनरेट होता है दैट विल बी नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर ऑल्सो वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन पे भी हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। तो बेसिकली हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर, तो क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या कहता है, इंडक्शन ऑल्सो इंडिकेट्स दैट ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली ऑन एसी नॉट ऑन डीसी। और जो सेकंड है उसको हम सेल्फ और म्यूचुअल की बात करते हैं। सेल्फ इंडक्शन तो होता है बट म्यूचुअल इंडक्शन के लिए ये कंपलसरी है कि सप्लाई कैसी होनी चाहिए, एसी होनी चाहिए, वो डीसी में वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर लॉसेस की, तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, बीच में आपका क्या लगा हुआ है, कोर लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम लॉसेस की बात करते हैं तो लॉसेस में क्या निकल के आता है, ट्रांसफार्मर में लॉसेस की बात करते हैं तो लॉसेस हमारा क्या निकल के आता है, एक तो हमारी वाइंडिंग में लॉसेस होगा और दूसरा कहाँ पे लॉस होगा, अगर हम वाइंडिंग की बात करेंगे तो ये वाइंडिंग लॉसेस एंड सेकेंडरी क्या होगा, कोर लॉसेस, राइट। तो वाइंडिंग लॉसेस क्या होगा, वाइंडिंग हमारी किसकी बनी होती है, कॉपर की। तो वाइंडिंग आपकी जो बनी है वो कॉपर की, तो यहां जो लॉस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर लॉसेस। कुछ ऐसे लॉसेस होंगे जो हमारे पास कोर में होंगे, तो कोर का जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोर लॉसेस। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर लॉसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, वाइंडिंग लॉसेस एंड कोर लॉसेस। तो देन कम टू द लॉसेस। जो लॉसेस होते हैं बेसिकली हमारे पास ट्रांसफार्मर में दो पार्ट है, एक तो हमारा वाइंडिंग हो गया तो वाइंडिंग लॉस होगा, और जो दूसरा है वो क्या है, कोर, तो दैट विल बी कोर लॉस। जो वाइंडिंग लॉसेस होती है, वाइंडिंग में जो करंट होती है उसके कारण जो लॉस होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं ओमिक लॉसेस। वाइंडिंग में जो लॉसेस होते हैं दैट विल डिपेंड ऑन करंट, और करंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज करती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉसेस। स्टूडेंट्स बहुत इजी है, एक एक करके हम लोग उसके छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उसको अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो उसको आसानी से आप कंपटीशन में कर सकते हैं। क्यों इसको हम वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं, क्योंकि ये दैट लॉसेस इज डिपेंड ऑन करंट एंड करंट वेरीज टाइम बाय टाइम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल लॉसेस। और कोर लॉस की बात करते हैं, कोर लॉस में क्या है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, एक वैल्यू होती है जो सर्टेन अमाउंट पे कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए जो कोर लॉसेस होते हैं दैट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट लॉसेस। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक कोर होता है, उसमें जो फ्लक्स जनरेट करता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, और दैट विल बी बेसिकली एट अ सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कांस्टेंट लॉसेस। ओके, अब अगर हम लोग और आगे डिटेल में बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारे पास वाइंडिंग लॉसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, I2R लॉसेस, क्योंकि ये करंट पे डिपेंड करता है। अगर हम कोर लॉसेस की बात करते हैं तो कोर लॉसेस बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग अगर इसमें लॉसेस को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली दो टाइप हो जाता है, एक हो जाता है एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, एंड सेकेंड हमारे पास निकल के आता है हिस्टेरिसिस लॉसेस।
एडी करंट लॉसेस क्या है? एडी करंट बेसिकली क्या है, होता क्या है कि जो हमारी ये मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक कोर में धीरे धीरे करके क्या होगा, अगर कोई एक लीकेज करंट फ्लो करने लगती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास वाइंडिंग का पूरा बंच होता है और बहुत हाई अमाउंट में करंट फ्लो करता है, तो इससे क्या होगा कि कुछ जो अमाउंट करंट होती है वो क्या होती है, इस कोर में फ्लो करने लगती है, राइट। तो ये जो करंट फ्लो करता है इसके कोर में, लीकेज करंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। और उससे जो क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारा जो कोर होता है वो हीट अप होने लगता है, उससे जो लॉस निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक कोर में होते हैं। सेकंड, अगर हम लोग बात करें हिस्टेरिसिस की, तो हिस्टेरिसिस जो वर्ड है, हिस्टेरिसिस लॉस क्या कहता है, हिस्टेरिसिस बेसिकली क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स में होते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास लूप निकल के आता है, हिस्टेरिसिस लूप हम कहते हैं। हिस्टेरिसिस लूप आपको पता होगा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं कि हमारे पास एक BH लूप होता है, एक B हो जाता है, एक H हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और उसकी स्ट्रेंथ पे अगर हम लोग बनाते हैं तो बेसिकली उसका शेप इस तरीके से निकल के आता है। एंड दैट एरिया इज डिपेंड ऑन व्हाट, दैट एरिया इज डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑफ मटेरियल। अगर एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है तो उसका एरिया बहुत कम होता है, इसका मतलब वहां के लॉसेस कम होते हैं। और अगर उसका एरिया ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है कि वो मटेरियल अच्छा नहीं है, उसका एरिया काफी ज्यादा होता है। तो ये हमारा BH लूप कहलाता है। बेसिकली हिस्टेरिसिस लॉसेस की बात करते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, क्यों होता है, तो कहता है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल जिसका आपने कोर बनाया है, राइट, तो अगर उसको हम जो डिजाइन किए हैं, अगर उसमें मैग्नेटिक मटेरियल अच्छा होगा तो उसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस कम होंगे, अगर अच्छा नहीं होगा तो उसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस जो होगा वो ज्यादा होगा। अब अच्छे बुरे की बात करते हैं, इसका मतलब उसकी कैटेगरी की बात करते हैं। तो बेसिकली हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होता है कि व्हेन वी मैग्नेटाइज एनी मैग्नेटिक मटेरियल, जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं। तो मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज का मतलब क्या होगा, उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना और एक बार इलेक्ट्रिकल सप्लाई को हटा लेना, क्योंकि यहाँ पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो क्या है, AC क्या होगा, टाइम के साथ वेरी करता रहता है। इसका मतलब मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, व्हेन एनी मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज एंड आफ्टर डीमैग्नेटाइज, तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होती है दैट विल रिटेन इन द मटेरियल, उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, रिटेन हो जाती है। एंड ड्यू टू दिस द लॉसेस विल अकर एंड दैट लॉस इज नोन एज हिस्टेरिसिस लॉस। इस लॉस को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस। तो बेसिकली अगर एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का हम बनाते हैं। अगर हम लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का हम अगर इसको बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास उसमें लॉसेस भी कम से कम होते हैं, और ये दोनों लॉसेस बेसिकली बहुत कम अमाउंट में होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लॉसेस की बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं PI से डिनोट करते हैं। आयरन लॉसेस होता है और ये हमारा क्या होता है, PCU, बेसिकली कॉपर लॉसेस होते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी की। अगर आपने ये सारी चीजें देख ली तो हमारे पास एफिशिएंसी कैसे आएगी भाई। बेसिकली अगर हम एफिशिएंसी वर्ड की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट आपने कितना दिया, इनपुट आपको कितना मिला। तो अगर आउटपुट और इनपुट का जो रिलेशन होता है, अगर उसको हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर आपने कितना दिया, इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर हमें जो मिला, आउटपुट हमें कितना मिला, इनपुट हमने कितना दिया। तो अगर हम पावर की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो पावर होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं तो V2I2 एंड नेक्स्ट V1I1 इंटू 100। अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर होगा उसमें लॉसेस की वैल्यू अगर हम 0 मान के चलते हैं तो हमारे पास क्या होगा, V2I2 अपॉन V1I1। अगर हम जो पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा, अगर हम लेके चले, अगर इसको हम कंसीडर करके चलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हम वैल्यूज रख लेते हैं। तो V2I2 कॉस थीटा, V1I देन यहाँ पे क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ अगर हम लॉसेस की बात करें तो V2I2 कॉस थीटा, V2I2 कॉस थीटा प्लस लॉसेस की अगर हम बात करें तो PI प्लस PCU। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रांसफार्मर की क्या निकल के आती है, एफिशिएंसी निकल के आती है। कि ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी आप कैसे निकालते हैं, आउटपुट पावर आपको पता होगी, इनपुट पावर आपको पता होगी, दोनों की हम क्या करते हैं, हेल्प से ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेते हैं। दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो बेसिकली हमारे पास किस लिए लगे होते हैं, कि फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू को अप करना, वोल्टेज की वैल्यू को डाउन करना। करंट की वैल्यू को करस्पॉन्डिंग हमारे डाउन हो जाती है और करंट की वैल्यू हमारी क्या होगी, अप हो जाती है, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो नहीं चेंज होती है। पावर कहते हैं ट्रांसफार्मर कैन नॉट चेंज पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को वो चेंज नहीं करता है। करस्पॉन्डिंग वोल्टेज और करंट की वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है। हम लोग पता है कि कंजर्वेशन ऑफ पावर की हम लोग बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ पावर क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
राइट। तो क्या होगा कि इसमें जो वोल्टेज का लेवल होता है वो कम ज्यादा हो जाता है बेसिकली, बट पावर क्या होती है उसकी कांस्टेंट होती है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें लॉसेस की वैल्यू नहीं होगी। एक आइडियल ट्रांसफार्मर होगा उसमें जो एफिशिएंसी होगी दैट विल बी कितनी होगी, 100% होगी। ये सारी चीजें हैं जो ट्रांसफार्मर में जो बेसिक्स हैं जिसको आपको आना चाहिए। अब ये वाइंडिंग अगर हम इंडस्ट्रियल पर्पज की बात करते हैं तो इस वाइंडिंग को हम ट्रांसफार्मर ऑयल में डिप कर देते हैं, डूबी रहती है, ताकि वो जो कूलिंग हो उससे हमारी वाइंडिंग जो हीटअप हो जाती है वो ना हो पाए। और बेसिकली हमारे घरों में जो ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं जो घरों के बाहर लगा होता है, तो वहां से क्या होता है हाई वोल्टेज आता है, हाई वोल्टेज को लो करने के लिए हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। जो हमारे घरों के बाहर जो लाइन आती है वो 11 केवी की आती है। जो घरों का जो आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए, इनपुट चाहिए, वो कितना होता है 220 वोल्ट। इसलिए हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम बेसिकली ट्रांसफार्मर लगाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज लेवल को के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर टू टाइप का होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के लेवल को कम करता है, राइट। तो ये बेसिकली इजी वे में जो हमारा ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कंपटीशन लेवल पे आती हैं, जो हमारे बोर्ड लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, उसको अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो यू कैन इजिली एक्सप्लेन व्हाट द क्वेश्चन इट इज, राइट। तो ये बेसिकली हमारे पास ये 4 या 5 पॉइंट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो अच्छे से एक्सप्लेन किए होते हैं। अगर आप इन वीडियो के बाद आप क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हैं, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके कैरियर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।